सॉल्यूशन चैप्टर के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ पर। हेनरीज लॉ के ऊपर हम लोग डिस्कशन आज करने जा रहे हैं। ठीक है, हेनरीज लॉ एक बहुत ही छोटा लॉ है जो ये एक्सप्लेन करता है कि किसी लिक्विड में किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी और किस फैक्टर से वो इफेक्ट होगी। तो इसके बारे में हेनरी साहब ने कहा था कि किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी अगर हम उसके पार्शियल प्रेशर को बढ़ाएंगे। दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस is directly proportional to mole fraction of that gas in vapor phase at given temperature। ठीक है, इसका रूल तो ये जो हेनरीज लॉ है काफ़ी छोटा है। अगर केवल आपको एग्जाम में आए कि व्हाट इज हेनरीज लॉ तो आप डायरेक्टली लिख दो कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इस पर बेस्ड जो रीजनिंग है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ये सब हर अलग अलग स्टैंडर्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हेनरीज लॉ को हमने डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कशन के लिए चुना है। संभव है कि अगर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम के कारण इसमें नहीं पूरा हो पाए ये सभी टॉपिक्स, तो इसके जस्ट सेकंड पार्ट में इसको हम पूरा करेंगे। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हेनरीज लॉ कहाँ से आया? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यही डेवलप किया हेनरीज लॉ को। हेनरीज लॉ क्या है? ये सभी चीज़ों के नोट्स आपको भी यहाँ मिलेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन पहले आप टॉपिक को समझ लें, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे इसके बेसिक्स को यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हेनरीज लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको परेशान करेगा। विशेषकर वैसे स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी फैकल्टी के जो स्टूडेंट हैं वो विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखें, डेफिनेशन इसका देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वेरिएशन ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। इसमें एक टर्म आएगा हेनरीज कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या होता है, उस पर एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे। थ्योरेटिकल रूट मैप यहाँ देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हेनरीज लॉ पर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन सॉल्यूशन देखेंगे और एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा देखा जाए कि हेनरीज लॉ एक्चुअली होता क्या है। हेनरीज लॉ में क्या कहा गया है? हेनरीज लॉ में ये क्या कहा गया है कि P पार्शियल प्रेशर denoted by P is directly proportional to mole fraction of the gas। गैस यहाँ पर सॉल्यूट का काम कर रहा है और हम लोग जो भी मोल फ्रैक्शन यहाँ फोकस करेंगे वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग गैस की सॉल्युबिलिटी मीन्स सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन में डिटेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। इसी KH को हम कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। दिस KH इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, केवल समझे, इस सब पूरी चीज़ों के नोट्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप चीज़ को समझो। तो यहाँ पर दिस इज द हेनरीज लॉ इक्वेशन। समझे? अब पार्शियल प्रेशर को यहाँ समझे, P इज द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस।
यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक है, आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर शायद पढ़े होंगे। ठीक है, अगर जो जानते होंगे उनको ये बात क्लियर होगी। और यहाँ दिस एक्स इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व क्या हो रहा है, गैस हो रहा है। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। समझे, दिस इज हेनरीज लॉ। अब इसके टर्म्स को थोड़ा एक फिगर से समझें। यहाँ देखिए, यहाँ हमने मान लिया एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में हमने सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लिया है, वाटर को लिया है। ठीक है, अब इस वाटर के ऊपर मान लीजिए यहाँ जो ऊपर से प्रेशर आएगा, इस प्रेशर में सपोज करें मिक्सचर ऑफ गैसेस हो सकती हैं। मान के चलें कि यहाँ पर हमारे पास N2 है और O2 है। तो दोनों का अपना जो प्रेशर होगा वो तो दोनों गैसों के कारण होगा। इसके अलावे और भी ढेर सारी गैसेस हो सकती है, सपोज X नंबर ऑफ गैसेस। ठीक है, ढेर सारी गैसेस हो सकती हैं। सभी गैसेस का प्रेशर एटमॉस्फेयर में, सभी गैसेस का प्रेशर मिला के बनता है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज माने कॉम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। टोटल प्रेशर का किसी एक गैस के द्वारा, टोटल प्रेशर में से किसी एक गैस के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। समझे, तो वही पार्शियल प्रेशर ये है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं इसको भी देखेंगे। यहां पर तीनों टर्म आपको क्लियर हो गए। अब देखिए, ये तो हो गया हेनरीज लॉ। अब हम लोग आते हैं इसके न्यूमेरिकल टूल्स के ऊपर। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल टूल्स को अगर देखें तो हमें क्या मिलने जा रहा है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर मालूम है और KH मालूम है, तो X का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो P/KH। समझे, KH एक्चुअली देखें तो KH इज नथिंग। KH क्या है, KH यहाँ हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन किया करते हैं, अगर यहाँ पर देखिए X का वैल्यू, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हम यूनिट मान लें, 1 मान लें, तो KH विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब कि KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट एक तरह का प्रेशर ही है। इसलिए एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, अगर कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होता है, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर का भी यूनिट वही होता है जो प्रेशर का होता है। समझे, तो यहाँ पर अगर मोल फ्रैक्शन हमें पार्शियल प्रेशर दिया गया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, तो आप मोल फ्रैक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां देखें कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ। मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि ये हुआ आपका सॉल्वेंट वाटर, और इस वाटर में सपोज करें कि O2 मिक्स है, कुछ अमाउंट में O2 मिक्स है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में किसके किसके मोल्स हुए, इस सॉल्यूशन में मोल्स हुए मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर।
ठीक है, बिल्कुल क्लियर वे में समझे। ये हम न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने के लिए पहले से बताते हैं। वैसे क्लियर वे में जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, अभी हम देखेंगे इस वीडियो या इसके पार्ट बी में न्यूमेरिकल भी देखेंगे, वहाँ ये सब काफ़ी आपको हेल्प करेगा, समझे। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स का कितना फ्रैक्शन इनटू है, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। यहां पर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर ही अधिक फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां देखें, अब मोल फ्रैक्शन में क्या आएगा ये भी देख लें। यहां मोल फ्रैक्शन से एक्चुअली हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है। तो N2 नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आप जानते हो, X N2 इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। अब देखिए यहां पर प्रैक्टिकल बात ये है कि N2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है। N2 इज वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। तब आप कहेंगे कि न्यूमेरिकल से कैसे हमको मालूम चलेगा कि N2 की सॉल्युबिलिटी कम है। अरे भाई, आप न्यूमेरिकल में N2 का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है उससे देख लो। अगर सपोज करें कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हुआ, 1 लीटर में 0.05। इसका मतलब कि 1 लीटर में जो N2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल है। और वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वैसी स्थिति में क्या होगा, N2 का N2 इज वेरी वेरी लेसर एज कंपेयर टू NH2O। तब क्या करेंगे, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे ये कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है। जब कॉन्सेंट्रेशन कंसिडरेबल होगा जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में N2 का वैल्यू को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं कि इसका वैल्यू नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो नेग्लिजिबल होने की स्थिति में क्या होगा, नेग्लिजिबल होने की स्थिति में हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 is equal to mole fraction number of mole fraction mean X N2 number of moles of N2 divided by number of moles of H2O, number of moles of H2O। ये रिलेशन आपको रिड्यूस हो गया इस रिलेशन में। अब इतने चीजों पर डिस्कशन करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन का वैल्यू मिल गया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। अगर सपोज करें पार्शियल प्रेशर का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर N2 का मान लें, N2 का कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 आप कहो। इस इक्वेशन 2 से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का वैल्यू मिला है उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। पुट करने से आपको क्या मिलेगा, देखिए पुट करने से क्या मिलता है, देखिए P इज इक्वल टू, इसको दूसरे कलर से देखा जाए, P इज इक्वल टू
यहाँ हो गया आपको KH। देखिए बड़ी सुंदर रिलेशन बाहर निकल के आएगा। और ये हो गया NN2, हम N2 के केस को मान के चल रहे हैं, डिवाइडेड बाई NH2। कौन कौन सी चीज़ें आपको निकालनी होगी ये देखें। अब ये एक ऐसा रिलेशन आपको मिला जिससे ढेर सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज इक्वेशन 3। यहां देखें, अगर सॉल्युबिलिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है दिस। अगर मान लीजिए आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 निकालनी है तो इसी फॉर्मूला से आप डेराइव कर लें। NN2 क्या हो जाएगा? NN2 इज इक्वल टू, यहां देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ठीक है, और ये इंटू NH2O और KH आपका आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके, दिस इज इक्वेशन 4, समझे? यहां पर NH2O निकालना पड़ेगा आपको। अगर आपको पार्शियल प्रेशर P का वैल्यू मालूम है, पार्शियल प्रेशर P का वैल्यू मालूम है तो यहां पुट कर दो। KH का वैल्यू डेफिनेटली दिया रहेगा, तभी ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकलेगा। और यहां NH2O, ये कैसे? ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि NH2O के साथ को कैसे आप आसानी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखें, माने जनरली अगर मान लीजिए कि आपको दिया गया है ग्राम मोल्स पर लीटर में N2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 ये दिया गया है आपको मोल्स पर लीटर में, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। इसका मतलब कि सॉल्यूशन लीटर में दिया गया है, सॉल्यूशन यहां दिया गया है लीटर में, ठीक है। पर लीटर मीन्स 1 लीटर, तो 1 लीटर सॉल्यूशन मीन्स 1000 ml। यहां पर NH2O का वैल्यू क्या होगा? NH2O का वैल्यू क्या होगा? कैसे निकालते हैं आप NH2O? NH2O is equal to given mass of H2O W H2O divided by molar mass of H2O, ठीक है। तो H2O का मोलर मास तो आप आसानी से निकाल सकते हो, H2O का मोलर मास आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहां निकाल के दिखा दे रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1 मोल H2O का वजन कितना हो गया? 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। आपको मोलर मास निकल गया। यहां पर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है 1000 ml। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकालने के लिए आपको चाहिए मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, जो समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बायो के स्टूडेंट विशेष करके या जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, आप वो विशेष रूप से देखना, ठीक है। यहां पर मास ऑफ चाहिए हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए, हमें दिया गया है वाटर मिलीलीटर में, तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? देखिए, डेंसिटी
D इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलिए इससे मास निकल जाएगा आपको। अब देखें कि चूंकि गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसलिए वो सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन का डेंसिटी अप्रोक्स वही रहेगा जो वाटर का डेंसिटी होता है। और वाटर का डेंसिटी अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप वाटर की डेंसिटी को मान के चलो D फॉर वाटर। कुछ नहीं दिया गया है तो आप मान के चलें इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है। अब सपोज करें आपके पास 1000 ml वाटर है, 1000 ml वाटर है, मान लें कि 1000 ml वाटर है आपके पास, तो 1000 ml वाटर ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। दैट मीन्स V। आपको मास कैलकुलेट करना है, डेंसिटी आपको मालूम है, D फॉर वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम है 1000 ml इंटू डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो गया, नीचे है, तो ये हो गया आपको 1000 ग्राम। ठीक है। अब आपके पास m का वैल्यू मालूम है तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर NH2O, NH2O क्या हो जाएगा, देखिए यहां 1000 बाई 18। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 55.5 मोल, 55.5 मोल। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है। आपको क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, लेकिन वॉल्यूम दिया गया है लीटर में, तो लीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मास में। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, इसलिए इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर मीन्स 1000 ml, 1000 ml को हम मास में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आया 1000 ग्राम, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दिए तो हमारा आया 55.5 मोल। तो ग्राम पर लीटर के केस में हमेशा आप याद रखो, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट आप ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है। अगर सपोज करें आपको 500 ml दिया गया है, 500 ml ऑफ वाटर, तो इसका भी स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद रखें, ml ऑफ वाटर। इसको क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई ml को पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ml को पहले कन्वर्ट कर लो। अरे अब तो आप जान गए हो, ml को कन्वर्ट कर लो। वैसे क्या हो जाएगा, 500 ml मल्टीप्लाइड बाई उसका डेंसिटी, डेंसिटी कितना, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये बच गया है 500 ग्राम। अब 500 ग्राम को वाटर है, वाटर का H2O होता है, तो 500 ग्राम को आप क्या करें, 18 से डिवाइड कर दें। क्यों, क्योंकि वाटर का, देखिए वाटर का यहाँ मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27.78। ये सभी डाटा को याद ही रखें तो बेटर है।
ठीक है, याद रखेंगे तो क्या फायदा होगा, देखिए यहां पर, यहां हम डायरेक्ट पुट कर देंगे इसके वैल्यू को, ये जो हमारा वैल्यू आया है इस वैल्यू को डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे। ठीक है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। समझे, समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखें, कभी कभी क्या दिया जाता है, ये तो रही कि यहां नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पूरा डिस्कशन। कभी कभी क्या दिया जाता है, पार्शियल प्रेशर है, यहां ध्यान देंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में टोटल प्रेशर दे दिया गया रहता है, और यहाँ ये भी समझ लें कि मोल पर लीटर में दिया गया है, तब हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मोल पर केजी हो तो केजी तो ऑलरेडी मास में दिया गया है, तो उसमें इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि टोटल प्रेशर दिया गया रहता है, टोटल प्रेशर सप्लाइड। ठीक है, टोटल प्रेशर गिवन रहता है। तो ऐसे केसेस में आप ध्यान देंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जरूर दिया रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जब आपको टोटल प्रेशर यहां दिया गया रहेगा, ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी दिया गया है, प्रेशर भी दिया गया है, तो डेफिनेटली आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें टोटल प्रेशर दिया गया होगा। तो वैसी स्थिति में पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। समझे, सपोज करें फॉर एग्जाम्पल हमें मान लें कि कहीं दिया गया है 0.8 मोल ऑफ N2 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा राइटिंग समझ रहे हैं ना, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इतना दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया दिया गया है 5 एटमॉस्फेयर। तो इस केस में पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4.0। समझे, ये पार्शियल प्रेशर का वैल्यू होगा। तो अब मेरे समझ से सभी टर्म्स आपके यहाँ क्लियर हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम लोग देखें, यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन में क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH है हेनरीज लॉ कांस्टेंट और X है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, तो इस रिलेशन से क्या होता है, यहां आप लिख सकते हो ना, X इज इक्वल टू P बाई KH। अगर P को हम कांस्टेंट कर लें तो X दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई KH और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। समझ में आ रही है बात, इसका मतलब, और KX किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन मीन सॉल्युबिलिटी को। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर KH का वैल्यू बड़ा होगा
तो गैस का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू छोटा होगा। मीन्स गैस की सॉल्युबिलिटी अधिक होगी कब? जब KH का वैल्यू कम होगा। गैस की सॉल्युबिलिटी अधिक होगी, यहां पर है गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी कब? जब KH का वैल्यू अधिक होगा। ठीक है। और दूसरा एक रिलेशन देख लें, दूसरा एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KH का वैल्यू बढ़ेगा। और यहां हमने देखा कि टेम्परेचर को KH का वैल्यू बढ़ेगा, और यहां देखें कि KH का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी को एस हम मान के चलें तो सॉल्युबिलिटी कम होगी कब? जब KH का वैल्यू बढ़ेगा। और KH का वैल्यू बढ़ेगा कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ध्यान दें इन चीजों को। जब टेम्परेचर यहां बढ़ रहा है तो KH का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। इसका मतलब कि जिस गैस के लिए KH का वैल्यू अधिक होगा उसकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम होगी, उसकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देख लें, एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें कि N2 के लिए KH फॉर N2 एट 293 होता है 76.48, लेकिन यही KH वैल्यू N2 के लिए 303 पर होता है 88.84। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है ये आपको याद नहीं रखना है, जस्ट हम दिखा रहे हैं कि KH का वैल्यू टेम्परेचर को बढ़ाने से KH का वैल्यू बढ़ रहा है, इट इज 88, जबकि यहां है 76.48 और ये है 88.84। तो 293 पर KH का वैल्यू है 76.48, जबकि 303 पर इसका वैल्यू है 88.84। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ये कहना ये चाहते हैं कि KH का वैल्यू बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है। और KH का वैल्यू, KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। देखिए X इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, यहां देख रहे हैं ना, X इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। ठीक है। मीन्स KH का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग देखें। हमारा कंक्लूजन क्या है कि KH का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ये हमारा कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन के आधार पर ये न्यूमेरिकल हम लोग देखें। यहां पर क्या कहा जा रहा है, KH वैल्यू फॉर आर्गन CO2 HCHO CH4 आर 40.39, 1.67, 1.83 into 10 to the power minus 5 and 0.413 respectively. Arrange these gases in order of their increasing stability. इन गैसेस को सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं। आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए मैंने कहीं
कंफ्यूजन ना हो, कहीं आप गड़बड़ नहीं करें, इसलिए क्या करें, इसके KH वैल्यू को पहले लिख लो। KH वैल्यूज क्या है? KH वैल्यूज को आप इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, कम माने अधिक से कम होते हुए। तो सबसे अधिक क्या है आपको? 40.39, 40.39। उससे कम क्या है? 1.67, 1.67। उससे कम क्या है? 0.413। और सबसे कम है 1.83 इंटू 10⁻⁻5। ये KH का वैल्यू है। गैसेस कौन सी हैं? गैसेस देखें कौन सी हैं इसमें। किस गैस के लिए कौन सा वैल्यू है? तो यहां देखिए, सबसे पहले है आर्गन। आर्गन के लिए वैल्यू है 40.39, ये हो गया आर्गन। उसके बाद CO2, CO2 के लिए वैल्यू होगा 1.67, ये हो गया CO2। ये थोड़ा ध्यान देंगे। और लास्ट के लिए रेस्पेक्टिवली, मीन्स लास्ट के लिए क्या है? CH4। तो ये हो गया आपको CH4, रेस्ट बचा HCHO, HCHO या HCOH। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? KH का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। हमने इसको अरेंज किया है KH के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस। समझ रहे हैं? तो इससे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? KH का वैल्यू सबसे अधिक है तो आर्गन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। आर्गन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है? उसके बाद CO2, उसके बाद CH4 एंड नेक्स्ट HCOH। ठीक है? ये इसका सही आंसर होगा। बात समझे? ठीक है? तो हमें लग रहा है कि कुछ टेक्निकल परेशानी हो रही है, इसलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के साथ।